गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनएसओ ने रिसेंटली जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो निकाला है। उससे हमें ये पता लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहले तो एनएसओ के बारे में देखते हैं। तो 2019 में गवर्नमेंट ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को मर्ज किया और उसके बाद एनएसओ को बनाया है। एनएसओ एक नोडल एजेंसी बन चुकी है अब इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए। तो यही सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो है वो इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेट करती है और उसको ही जो है वो फॉलो करवाती है। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है? अप्रैल 2017 से ये सर्वे किया जा रहा है एनएसओ द्वारा। और जॉब सिचुएशन जो है कंट्री में उसके बारे में रिलायबल और टाइमली डेटा प्रोवाइड करता है। ये सर्वे देखता है कि क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट चल रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चल रहा है, रूरल अर्बन एरियाज़ में जो है वो लेबर फोर्स के एस्टिमेट्स क्या हैं। तो बेसिकली उसके लिए सर्वे करवाया जाता है। अब वीकली स्टेटस आपको पता ही है कि इस हर 7 दिन में पिछले 7 दिन के रेफरेंस पीरियड के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट क्या स्टेटस चल रहा है, उसको ये वीकली करंट वीकली स्टेटस कहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ये भी देखते हैं। तो लेबर फोर्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडर टर्म है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसमें हर वो 15 साल या 15 साल से ऊपर का पर्सन जो कि इन दो कैटेगरीज में आता है, या तो वो एम्प्लॉयड है या फिर वो अनएम्प्लॉयड है लेकिन वो काम करना चाहता है, ये दोनों ही कैटेगरी के लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आते हैं। एम्प्लॉयड लोग वो हैं जिनको जॉब मिल चुकी है, कैटेगरी 2 पीपल वो हैं जिनको जॉब नहीं मिली है। तो एल एक तरह से एक ब्रॉड टर्म है जो 15 साल या 15 साल से ऊपर के कोई हर उस पर्सन को जो एम्प्लॉयबल है और वो काम करना चाहता है या फिर वो काम ढूंढ रहा है उसको कैलकुलेट करता है। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो सिर्फ ये कैटेगरी 2 ही है जो कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं और वो काम करना चाहते हैं। ठीक है। अब हम लेटेस्ट डेटा देखते हैं जो एनएसओ ने पीएलएफएस में दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि फार्म सेक्टर का जो शेयर है वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स में 5% रह चुका है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टोटल वर्कफोर्स में अगर हम देखें तो वो घटा है। और सबसे बड़ा डिक्लाइन हमें 2005 से लेकर 2012 के पीरियड में देखने को मिला है। जो शेयर ऑफ लेबर फोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे हाई लेवल पर 2011-12 के पीरियड में गया है। उसके बाद से जो है वो उतना हाई कभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा लेबर फोर्स उतना हाई नहीं रहा है। तो यही एक तरह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है हमें, कि हम क्या चाहते हैं कि फार्म से एम्प्लॉयमेंट जो है वो फैक्ट्रीज़ की तरफ मूव करे, लेकिन उतनी हो नहीं रही है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है आपकी लेबर फो जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए कंसर्न है, इसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर कहाँ पर जा रहा है? अब हम ये तो देख रहे हैं ना कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो रही है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ नहीं रही है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो आउटसाइड एग्रीकल्चर अगर जॉब जनरेट हो रही हैं तो वो मोस्टली कंस्ट्रक्शन या लो पेड सर्विसेज में जो है वो जॉब जनरेट हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन चुका है इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्पाई बलून्स। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिलिट्री ने आइडेंटिफाई किया है कि एक बेसिक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करेगी न्यू सेट ऑफ थ्रेट्स के साथ डील करने के लिए, जैसे सर्वेलेंस बलून्स या फिर कई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो अगर उनको स्काई में दिखते हैं तो। क्योंकि अभी क्या हुआ है, एक साल पहले के आसपास अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी ये स्पाई बलून्स देखे गए थे। ठीक है। तो स्पाई बलून्स क्या होते हैं? स्पाइंग इक्विपमेंट है, इसमें रडार होता है, सोलर पावर्ड होते हैं ये। जापानीज़ मिलिट्री ने सबसे पहली बार यूएस के अगेंस्ट इसको तो बॉम्ब फेंकने के लिए भी यूज़ किया था। फूगो नाम का बॉम्ब जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने यूएस के ऊपर जो है वो फेंकने की कोशिश की थी। और ये ये इंसेंडरी बॉम्ब्स जो है वो सक्सेसफुल में उसमें सक्सेसफुल भी रहा था। इवन यूएस और सोवियत यूनियन स्पाइंग के लिए इन बलून्स को यूज़ करते थे। तो जब हमारे पास इतनी एडवांस सैटेलाइट्स है तो हम स्पाई बलून्स को क्यों यूज़ करेंगे? सैटेलाइट्स जो हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती ही हैं, लेकिन बलून्स में अब इंटरेस्ट इसलिए बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले तो बात तो वो चीपर टू लॉन्च होते हैं और बलून्स बहुत स्लो मूव करते हैं, इसलिए उसको सैटेलाइट से
जो है ट्रैक करना भी मुश्किल होता है, बहुत ही स्लो मूव करते हैं और ये एक ज़्यादा टेरिटरी को स्कैन कर पाते हैं लोअर लैटिट्यूड पर रहकर, क्योंकि एक एरिया पर ये बहुत लंबा टाइम गुजारते हैं एज़ कम्पेयर टू सैटेलाइट्स। अगर इंडियन मिलिट्री के बारे में देखें कि क्यों वो एक प्रोटोकॉल लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि अभी फरवरी 2023 में ही देखा हमने, यूएस ने जायंट चाइनीज़ बलून को शॉट डाउन किया। चाइना ने एलिगेशंस जो है वो डिनाई करते हुए कहा कि वो तो सिर्फ एक सिविलियन एयरक्राफ्ट था, कोई स्पाई बलून नहीं था। यूएस ने फिर कनाडा के ऊपर भी एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट को जो है वो शूट डाउन किया, लेकिन उनका ओरिजिन हमें पता नहीं लग पाया कि वो कहाँ से आए थे। ऐसे ही अंडमान निकोबार जो है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि हमें ये नहीं पता लग पाया अभी तक कि वो जो पर्टिकुलर स्पाई बलून था वो आया कहाँ से था। ठीक है, तो अब जो ड्राफ्ट प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि हमको अनआइडेंटिफाइड स्लो मूविंग एरियल ऑब्जेक्ट दिखता है, तो पहले तो हम उसकी डिटेल्ड फोटोग्राफी करेंगे। फिर उसका पूरा जो प्रोसेस होगा कि उसको वेपन से जो है डिस्ट्रॉय करने का, उसको पूरा अच्छी तरह से फोटोग्राफी की जाएगी और ठीक से वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा डिटेल में। पूरा जब से उसको देखा गया है, उसका साइज़ कितना है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है उसको उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी और चेन ऑफ कमांड के थ्रू जो है वो इंटीमेट किया जाएगा। जैसे अगर इन केस वो चाइना का है तो चाइना को बताया जाएगा कि हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारी डिटेल्स के साथ ऑफ कोर्स। अब चैलेंजेस क्या हैं? यही चैलेंज है, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही स्लो मूव करते हैं ये, तो सैटेलाइट्स या उनके रडार्स इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इवन यूएस जिसके पास सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट है, अच्छी अच्छी सैटेलाइट्स हैं, वो भी फेल हो गए थे स्लो मूविंग चाइनीज़ बलून्स को जो है डिटेक्ट करने में। आपको पता ही है अंडमान निकोबार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई सर्विसेज हमारी अंडमान एंड निकोबार मिलिट्री कमांड भी वहीं पर सिचुएटेड है, इंडो पैसिफिक के बहुत प्रॉक्सिमिटी में है। बहुत ही जो है मेजर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, लॉम्बॉक स्ट्रेट, ओम्बाई वाटर स्ट्रेट, ये सब इसी एरिया में पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एरिया की हम सिक्योरिटी अपने कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मेघा ट्रॉपिक्स 1। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने जो है एक चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट लिया है, वो कंट्रोल्ड री एंट्री चाहते हैं मेघा ट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट की आने वाले जो है आज के दिन में रादर। ठीक है, तो मेघा ट्रॉपिक्स 1 है क्या? इंडो फ्रेंच जॉइंट सैटेलाइट मिशन है जो कि वाटर साइकिल और एनर्जी एक्सचेंज को जो है ट्रॉपिक रीजन में स्टडी कर रहा है, देख रहा है कि क्या कन्वेक्टिव सिस्टम जो है उनका लाइफ साइकिल क्या इन्फ्लुएंस देता है हमारे ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम और उसके क्लाइमेट पर। एक यूनिक सैटेलाइट है जो क्लाइमेट रिसर्च के लिए बनाई गई है। ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल वेदर व्यूइंग कैपेबिलिटीज़ है इसमें। ठीक है, इसमें 4 तरह के पेलोड्स लगाए गए हैं, कुछ इंडिया में इसरो ने बनाए हैं, कुछ आपके फ्रेंच जो है स्पेस एजेंसी CNES ने बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को भी साथ के साथ लॉन्च किया है। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है क्या? लीडरशिप और कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन को रिकॉग्नाइज कर रहा है एट द ग्राउस रूट लेवल, और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो ऑर्गेनाइज करती है इस इवेंट को हर साल। ठीक है, अब कैच द रेन कैंपेन क्या है? इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाने वाले हैं और इसको नेशनल वाटर मिशन के अंदर ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में जो इस कैंपेन को चलाया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। साइंटिस्ट जो हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, वो एक रेवोल्यूशनरी रिसर्च कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में, जिससे कि हम बायो कंप्यूटर्स बना सकेंगे। पहली बात तो समझते हैं ऑर्गेनाइड क्या होता है। ऑर्गेनॉइड जो हैं वो लैब ग्रोन टिश्यूज़ हैं जो कि ऑर्गन्स की तरह रिसेंबल करते हैं। 3D स्ट्रक्चर में इनको बनाया जाता है स्टेम सेल्स का यूज़ करते हुए, और ये इस तरह के होते हैं कि ये एक ऑर्गन को मिमिक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अब ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस क्या होती है? तो इन्हीं ऑर्गेनाइड्स की सर्टेन बिहेवियर या फिर रिस्पॉन्सेज जो हैं उसी को हम इंटेलिजेंस कहेंगे, कि कैसे ये जो ऑर्गन्स हैं ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट्स को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स जो हैं वो
बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग का यूज़ करते हुए 3D कल्चर्स बना रहे हैं ह्यूमन सेल्स का, और उसी के बेसिस पर जो है वो इन ऑर्गेनाइड्स का जो है यूज़ करेंगे कि कैसे जो है हम कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक मेमोरी या फिर लर्निंग जो है वो इनके थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल हार्डवेयर बनेगा और ये हमारे करंट कंप्यूटर्स का को चलाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ह्यूमन बॉडी को जो 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 ऑर्गन्स के या फिर उनके जो है रिस्पॉन्सेज चलाते हैं, वैसे ही हम उसका इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर सिस्टम्स को चलाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन हमारा कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स जो हैं आपके एआई प्रोग्राम्स चलाने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो बायो कंप्यूटर्स होते क्या हैं जिसको चलाने की बात की जा रही है? तो वो कंप्यूटर नॉर्मली तो आपके कंप्यूटर जो हैं वो आपके प्रोसेसर से चलते हैं, आपके उसमें जो है एडवांस प्रोसेसर्स लगे होते हैं, लेकिन ये बायो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए प्रोटीन्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी को चला रहे हैं, उसी का इस्तेमाल हम कंप्यूटिंग टास्क के लिए बायो कंप्यूटर्स में करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि यही डीएनए और प्रोटीन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी तो इवन कंप्यूटर से भी फास्ट स्पीड पर जो है वो रिस्पांस देने में सक्षम होता है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम इन्हीं बायो कंप्यूटर्स में भी उनका यूज़ करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इसकी क्या हैं? हमारा ह्यूमन ब्रेन अभी जो है मशीन्स को बहुत ही तेज़ी से बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं हम कि आउटपेस कर रहा है। तो लेकिन अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर्स को पावर करना शुरू करें, तो उससे हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इवन हमें ये भी पता लगेगा कि कैसे फंक्शनिंग चलती है, तो फिर हम कुछ ऐसी जो न्यूरो डेवलपमेंटल या डिजेनरेटिव डिसीज़ हैं जैसे पार्किंसंस डिसीज़, उसका भी जो है हम इस्तेमाल जो है वो इलाज ढूंढ पाएंगे यूजिंग द बाय अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये पूरा सिस्टम जो है हमारे डीएनए और प्रोटीन्स का फंक्शन करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लगभग एक डेकेड की नेगोशिएशंस के बाद यूएन की कंट्रीज़ ने हाई सीज ट्रीटी को नेगोशिएट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनवायरनमेंट के लिए। तो ये यूएन हाई सीज ट्रीटी फर्स्ट एवर ट्रीटी है जो वर्ल्ड के ओशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ऑफ कोर्स ये वो ओशंस हैं जो कि किसी भी नेशनल बाउंड्री में नहीं आते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है कि इसको हम पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द ओशन कह रहे हैं। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी। इंटरनेशनल वाटर्स को में मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको बनाया गया है। टारगेट इसका ये है कि 30% ऑफ सी को हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ में कन्वर्ट करें बाय 2030। एक लीगल फ्रेमवर्क बनाकर दे रही है कि कैसे हम वास्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो हम बना सकेंगे। इन्वायरमेंटल असेसमेंट को भी कवर कर रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे हर साल क्लाइमेट के लिए सीओपी होती है, वैसे ही इसके लिए भी हर साल सीओपी होगी और वो पीरियडिकली मिलकर जो है गवर्नेंस इसकी करेंगे और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पेरिस एग्रीमेंट में सिग्नेटरीज ने प्लेज दिया था, वैसे ही इस ट्रीटी के अंदर भी प्लेज किया करेंगे मेंबर स्टेट्स। और इसको बनाया किस पे जा रहा है? जैसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी बनाया गया था 40 साल पहले, वैसे ही उसी लेवल पर हम एक लेगेसी को फॉलो करते हुए यूएन हाई सीज ट्रीटी को भी साइन कर चुके हैं। यूएन हाई सीज, पहली बात तो हाई सीज क्या होते हैं? तो जो किसी की भी कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आ रहे हैं, वो एरिया जो किसी की भी कंट्रोल में नहीं है, उसको हम हाई सीज कहते हैं। ग्लोबल कॉमन्स कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, लगभग 60% ऑफ वर्ल्ड ओशन जो है वो सरफेस एरिया के मुताबिक हाई सीज में ही पड़ता है। तो जो एक्टिविटीज़ हाई सीज़ में हैं वो मोस्टली अनरेगुलेटेड रहती हैं, इनसफिशिएंटली मॉनिटर्ड रहती हैं। तो इसलिए इसको जो है मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना तो बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैनो लिक्विड यूरिया। ये टॉपिक भी आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नैनो लिक्विड डैप डाई अमोनियम फॉस्फेट को मंजूरी दे दी है, जो कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में उसको नोटिफाई भी कर लिया गया है। तो नैनो लिक्विड डैप फर्टिलाइज़र क्या है? एक कंसनट्रेटेड फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र है जो कि फॉस्फोरस का न्यूट्रिशन जो है वो क्रॉप ग्रोथ और डेवलपमेंट साइकिल के लिए देगा। इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव इफ़को और कोरोमंडल एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने मिलकर इसको बनाया है।
डैप हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइज़र है। अगर हम नैनो डैप ले आते हैं तो उससे हमारा फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट बिल कम कम हो जाएगा, और एनुअल सब्सिडी जो हम नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पर देते हैं वो भी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर क्या है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन जो है वो इसको एडमिनिस्टर करता है। ये एफसी ऑर्डर्स ही जो है वो हमको बताते हैं कि कितने कौन से जो है सब्सटेंसेस वो हैं फर्टिलाइज़र के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिकेशन क्या होगी, क्या अब प्रोसीजर होगा लाइसेंस लेने का, रजिस्ट्रेशन लेने का फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए या फिर डीलरशिप लेने के लिए। तो ये सारा जो ऑर्डर होता है ये फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के अंदर ही कवर किया जाता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is periodic labor force survey. This topic is important for the governance section. So recently, National Statistical Office has released its annual report, Periodic Labor Force Survey, which is offering us insights about the process of structural transformation in the Indian economy. You know that NSO was formed in 2019 when the government decided to merge the National Sample Survey Office and the Central Statistics Office. This merger created an overarching body called the National Statistical Office, and this is the now the nodal agency for planned development of statistical system in the country. So it also lays down and maintains the norms and standards in the field of statistics. So what is this periodic labor force survey then? So NSO conducts this survey since April 2017, and it gives us a sense of the job situation and provides us with reliable and timely data about the same. It measures the dynamics of labor force participation and employment status. It also covers both the urban and rural areas to measure the labor force estimates. So now let us see what is the unemployment rate and what is the difference between labor force participation rate and unemployment rate. So basically, labor force participation rate is the broad term which covers two categories. First of all, it consists of people who are of age 15 or older, and they belong to either of these two categories. Either they are employed, or they are unemployed but they are willing to work. So basically, labor force participation rate is the combination of these two categories, basically those people who are already having the job and those who are not having the job but they are willing to work for it. That's what we would call labor force participation. They want to work but they can't work, but this does not mean that they are not labor. Okay, so LFPR is basically the combination of these two categories, but unemployment rate is basically just the second category of people here. What does this data of the latest PLFS report by NSO says? So this says that farm sector's share in the country has reached 5% level in the employed labor force. Share of agriculture in the total workforce has been falling since the last many years. The biggest decline was seen between 2005 and 2012. The share of labor force that has transferred itself to the manufacturing sector has peaked in 2011-12 period, and since then it has not reached that level. So this is what we are witnessing here. This structural transformation is being halted. How? The share of manufacturing has dropped, and there is not much labor which is being transferring from farms to factories. So where instead they are going, if there is we can see that farm sector share in employed labor force is declining, but they are not even transferring themselves to manufacturing sector, then where they are going? So basically they are going to construction sector, which has emerged as the second largest employer after agriculture now. So the next topic is spy balloons. This topic is important for your security section. Indian military has set up a set of basic protocols to tackle new threats like surveillance balloons or other unidentified objects in the sky.
So what are these balloons? So basically these are the piece of spying equipment which also include radar, and they are solar powered. Japanese military started using them to launch bombs in the US during World War II, and these spy balloons were even used by the US and Soviet Union during the Cold War period. So why we use spy balloons instead of satellites? So you know, of course, that satellites have been used on a regular basis. They are even more sophisticated, but there has been a resurgence of interest in balloons now. Why? Of course, they are cheaper to launch, but because balloons move very slow, they can scan more territory from a lower latitude than compared with a satellite. So that's why Indian military has seen that recently the US and China had this problem where the US shot down a giant Chinese balloon. China denied these allegations that it was a spy balloon, but it said that it was just a civilian aircraft. The same got repeated in Canada also, where the US had to intervene. We also observed such balloons last year in Andaman and Nicobar Islands. So that's why, of course, we could not ascertain the origin of these balloons, but of course, most likely they were Chinese in origin. So, what are the new draft protocols which have been laid by the Indian military to tackle these surveillance balloons? So, it is these protocols are saying that from the sighting time, we have to uh, ensure that we go for detailed photography of the target. From the launch of the weapon system to the destroying of the target, entire operation shall be photographed and recorded in detail, so that we can have a detailed report prepared. What was the size of that target, what was the description of the that particular target on the radars on ground, and this all information will be shared through a chain of command to the country from where these balloons may have originated. But there are certain challenges also. It is not so easy. First, of course, the primary challenge is to detect these balloons, because unlike satellites, these are very slow moving. So even the most sophisticated US military satellites could not identify these spy balloons which were Chinese on origin. So this is the most important challenge. This is the most significant challenge for us. That is to identify these spy balloons that they are moving on the low latitude area. So, and what is the significance of Andaman and Nicobar Islands for India? Of course, we have our tri services, Andaman and Nicobar Military Command stationed in this area. We also have these certain choke points or sea lines of communication in this Andaman and Nicobar Island area: Malacca Strait, Sunda Strait, Lombok Strait, Ombai, Water Strait. So this is important that we have our control over the Andaman and Nicobar Islands. So the next topic is Megh Tropics 1. This topic is important for your science and tech section. ISRO has recently undertaken a challenging experiment, and they will observe the controlled re-entry of the decommissioned Megh Tropics 1 satellite today. So what is Megh Tropics satellite? This is an Indo-French joint satellite mission which was meant to study the water cycle and energy exchanges in the tropics. So so from water cycle and how it from ranging from water cycle to the life cycle of convective systems, we were getting scientific data from this satellite regarding how it impacts the tropical atmosphere and climate. So it is a unique satellite for climate research, and it had the capability of all day, all night, and all weather viewing capabilities. This satellite carried four payloads. Some were made in India, and some were uh, French in origin. So the next topic is Swachh Sujal Shakti Samman 2023. This again topic is important for your governance section. President of India has recently presented the Swachh Sujal Shakti Samman 2023 and also launched the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign 2023. So what is Swachh Sujal Shakti Samman? This is aimed to highlight and acknowledge the leadership and contribution of women at the grassroots level in the country, who have made certain contributions regarding Swachh Sujal Bharat. So this event was organized by Union Jal Shakti Ministry, and women achievers who had contributed to the ODF plus model villages, Har Ghar Jal villages, border conservation, etc., were also felicitated.
Then what is this catch the rain campaign? So the aim of course is to create rainwater harvesting structures, and it is also being implemented under the National Water Mission in both rural and urban areas. So the next topic is organized intelligence. This is very important topic for your science and tech section. So scientists at John Hopkins University have recently laid a plan for a potentially revolutionary new research of area called the organoid intelligence, and it aims to create biocomputers. So what is an organoid? It is a lab. Organoids are basically lab-grown tissues which resemble organs, and they are three-dimensional structures which are usually derived from stem cells. So they mimic the architecture and functioning of specific organs in the body. And what is then organoid intelligence? So how these organs in our body operate, how they exhibit certain behavior, how they respond to certain situations, basically depends on the intelligence. And we want to mimic that intelligence in these organoids also, because they are also bas- uh, uh, tissues which resemble organs. And once we start learning it, then we can use them as biological hardware in powering our biocomputers. So currently, have our electrical computers which have these processors and the electrical components which run these computers. But what if we are able to use the functioning of human body and use that to power our computers, or what we call now biocomputers? So this is what biocomputer is: a computer which is using biological molecules like DNA or proteins to perform computational tasks instead of electronic components. So why it is would be even better? Because human brain performs tasks much faster than the electronic machines. That's why scientists are observing that what if we can use the brain structure, connections, and signaling between our patient derived organoids, and we can use that biological basis to run our biocomputers. We would also be able to understand the entire functioning of the human body, so as to use that in drug development for certain neurodevelopment and developmental and degenerative diseases like Parkinson's disease. Okay, once you start running your computers using the same human body functional functions, then you would be able to understand how exactly does this human body functions, and using that, how the human brain functions. Using that, you would be able to you would be able to treat those diseases which are neurological in origin. So the next topic is United Nations High Seas Treaty. This topic is again important for your environment section. After more than a decade of negotiations, countries of the UN have recently agreed to the High Seas Treaty. So this is the first ever treaty to protect world's oceans, and it is also being termed as the Paris Agreement for the Ocean. It is a legally binding treaty, and it aims to place 30% of the seas into protected areas by 2030. It provides a legal framework for establishing vast marine protected areas to protect against the loss of wildlife and other genetic resources of the high seas. So it will also cover environmental assessment to evaluate the potential damage of commercial activities like deep sea mining. It will also establish a COP like we have this for climate change, and it will also include a pledge by signatories like we have in climate change also. And this treaty has been built on the legacy of UN clause which we signed 40 years ago. What are these high seas? Basically, these are the areas which are not in any national boundary, and they are begin at the boundaries of exclusive economic zones of countries, and they extend uh, uh, much beyond that. So basically, these areas are not under the jurisdiction of any country, and they are global commons. They form about 60% of the world's ocean resources by surface area. So because of these high seas being unregulated, they are insufficiently monitored, and they are vulnerable to exploitation. So the next topic is nano liquid urea. This topic is again important for your environment section. Government of India has recently approved the launch of nano liquid diammonium phosphate fertilizer in India, and it has also been notified in the fertilizer control order. So what is nano liquid DAP fertilizer? It is a concentrated phosphate based fertilizer which provides us phosphorus nutrition to the crop and its development cycle. It has been jointly manufactured by IFCO and the private company called Coromandel.
DAP being the second most consumed fertilizer in the country after urea, Nano DAP will be able to bring down India's fertilizer import bill, and it will also bring down the annual subsidy on non-urea fertilizers. Then what is fertilizer control order? It has been issued under the Essential Commodities Act of 1955. It is being administered by the Department of Agriculture Corporation, and this FCO is basically the order which lays down what substances can be qualified for being called as fertilizer for the soil, what should be the product wise specifications for it, uh, what are the methods of sampling and analyzing these fertilizers, what should be the procedure for obtaining license or registration for manufacturing of these fertilizers, and what should be the conditions to trade these fertilizers. Okay, so from the entire research area to delivering of this product to the farmer, all these areas are controlled by fertilizer control order. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.